વિવેકજીએ અહીંયા આગળથી ભારતનો પણ કર્યો. ભારતને માટે આપણે ડિટેલમાં સમજીએ. विवेक जी, भारत की स्थिति कहाँ पे बन रही है जो जिस तरीके से इस रिपोर्ट के फाइंडिंग है, वेल्दी लोगों के आपने जो देखे कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और भारत के बारे में आपके क्या फाइंडिंग्स रहे हैं? तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कोहोर्ट्स है, सेगमेंट्स है वेल्थ को काउंट करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम $10 मिलियन जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 88-90 करोड़ रुपए की जो नेटवर्थ सेगमेंट है, वहाँ पर करीब 6 से 7% की ग्रोथ देखी हमने 2024 में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। करीब 85,000 लोग ऐसे हैं जो इस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, और ये जो ग्रोथ रही है ग्लोबल ग्रोथ इसमें करीब 4-4.5% रही है। तो इससे आगे रही भारत की ग्रोथ, और आने वाले जो 4 सालों का पीरियड है 2028 तक, इसमें भी एक्सपेक्टेशन ये है, फोरकास्ट ये है रिपोर्ट के कि करीब ये बढ़कर ये नंबर करीब 93,000 हो जाएगा, जो एक आउट परफॉर्मेंस या फास्ट ग्रोथ दिखाता है कंपेयर टू जो ग्लोबल ग्रोथ के आंकड़े हैं। सो ग्लोबली ये देखा गया है कि ख़ास करके एशिया पैसिफिक रीजन में एक अच्छी ग्रोथ रहेगी, और उसमें भारत का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा जो वेल्दी सेगमेंट के काउंट को लेकर के बात है। जी, और भारत का स्थान कुछ थर्ड या फोर्थ पे आता हुआ हम जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप थोड़ी डिटेल्स दे पाएंगे? तो हम बात कर रहे हैं जो नंबर ऑफ़ वेल्दी की है। तो जैसे अगर बड़े मार्केट्स में देखें तो यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, उसके बाद में चाइना है, फिर जापान और इंडिया, इस तरीके की रैंकिंग ऑर्डर रहती है। तो थर्ड पोजीशन पे इंडिया आता है एग्रीगेट वेल्थ में। जो हम टोटल वेल्थ की बात कर रहे हैं, करीब जैसे यूएस के केस में करीब इन जो एचएनआईज़ हैं इनकी वेल्थ करीब 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है। उसके बाद में चाइना आ गया, उसके बाद में इंडिया आ गया, तो करीब 950 बिलियन डॉलर के वेल्थ की हम बात कर रहे हैं जो इंडियन वेल्दी सेगमेंट है। तो चाहे वो एग्रीगेट काउंट हो या नंबर ऑफ़ वेल्दी हो, इसमें करीब करीब थर्ड फोर्थ पोजीशन पे इंडिया रहता है। जी, तो આપણે અહીંયા કરતી જે રીતે વાત કરી છે કે આ અલ્ટ્રા હાઈ નેટવર્થ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની સંખ્યાના આધારે આપણે જોઈએ તો ભારત ચોથા સ્થાને અહીંયા આગળથી આવતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ આપણે એક ઓવરઓલ ફાઇન્ડિંગ્સની વાત કરી છે કે વેલ્થ રિપોર્ટની અંદર ધનિકોની સંખ્યાને આધારે ભારત ચોથા ક્રમે છે, અને આ સંખ્યામાં હજી ઝડપથી વધારો પણ થઈ રહ્યો છે. ગ્રોથ રેટ પણ ભારતનો સારો દેખાઈ રહ્યો છે. इस रिपोर्ट की हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो इनके जो धनिक लोग हैं इनके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इसका भी आपने कुछ निकाला है. रियल एस्टेट के नज़रिए से हम देखें तो रियल एस्टेट कितना पसंद किया जा रहा है इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स द्वारा? तो जो रियल एस्टेट का प्रीमाइस है इन्वेस्ट करने का हाई एंड सेगमेंट में, ये कंटिन्यूड जैसे लास्ट 4 सालों में हम देख रहे हैं पूरे वैश्विक लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। ख़ास करके ये जो सेगमेंट है वेल्दी का, इसमें भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है। लास्ट 1 साल में हमने ये देखा है कि करीब जो फैमिली ऑफिसेज़ की अगर हम बात करें तो 44-45% इनमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम परचेज़ करेंगे और प्रॉपर्टी एक्सपोजर बढ़ाएंगे। ओवरऑल हमने ये देखा है कि जैसे इंडियन एचएनआईज़ है, इनमें करीब 20 से 22% अलोकेशन इनके नेटवर्थ का प्राइम प्रॉपर्टी में रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है जो लेगेसी है, जो जो कंजम्पशन नीड है इस प्राइम प्रॉपर्टी की, उसके मद्देनज़र इन लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट देखा गया है. ઓકે, તો ખાસ જે રિયલ એસ્ટેટની અંદર રોકાણ કેટલા છે એમાં પણ હાઈ એન્ડના જે રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ છે એની અંદર ખાસું રોકાણ થતું જોવા મળી રહ્યું છે, અને એના કારણો ઉપર પણ જો તમે ધ્યાન આપશો તો વેલ્થ પ્રિઝર્વેશન માટે અને પોતાના ઉપયોગ માટે પણ અહીંયા આગળથી રિયલ એસ્ટેટનો પસંદગી કરવામાં આવી રહી છે. ચર્ચામાં આપણે જો આગળ વધીએ અને